इंडियन नेवी अभी किस वजह से INS विक्रांत क्लास की एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को या इसी क्लास की एक सिस्टर शिप को अपने फोर्स में शामिल करना नहीं चाहता है। यूएस एयरफोर्स की तरफ से अभी डायरेक्ट एनर्जी वेपन या लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम को एयरक्राफ्ट में भी इंटीग्रेट करने का फैसला किया जा चुका है। इंडियन एयरफोर्स की MI-17 हेलीकॉप्टर्स में अभी स्विस बेस्ड एविएशन क्लॉक की जगह पर इंडियन क्लॉक का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। और यूएस की तरफ से अभी किस वजह से F-16 की एक नई फैसिलिटी को ओपन करने के साथ साथ 2026 तक 128 नए F-16 को मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर दिया जा रहा है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से। आप सभी को कल मैंने बताया था कि इंडियन नेवी की तरफ से अभी न्यूक्लियर सबमरीन के ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है। पहले भी इंडियन नेवी की तरफ से अपने तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर के बदले 6 न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने का फैसला किया गया था और अभी प्रोजेक्ट 75I के बदले भी एडिशनल न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने का प्रपोजल दिया जा रहा है। इसी बीच जब थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के बदले पहले सबमरीन को बनाने का प्रेफरेंस दिया गया था, इसमें ये सजेशन दिया गया था कि हमारा जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा उसकी डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा रिड्यूस करके इसको INS विक्रांत के स्टैंडर्ड का बनाया जाए, जिससे इसको बनाने का जो कॉस्ट है वो काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकेगा। लेकिन इस प्रपोजल को अभी डिफेंस ऑफिसर्स की तरफ से खारिज कर दिया गया है, क्योंकि नेवी अभी INS विक्रांत की सिस्टर क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर को आगे चल के ऑपरेट करना नहीं चाहता है। INS विक्रांत की बात करें तो इसकी अभी सी ट्रायल किया जा रहा है और सभी मेजर कंपोनेंट इसमें इंटीग्रेट किए जा चुके हैं और इसकी टेस्टिंग भी लगभग हो चुकी है, जिसके बाद इसको अगले साल की शुरुआत में ही इंडियन नेवी में शामिल किया जा सकता है या फिर इसी साल के एंड तक इसको नेवी में इंडक्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी इसकी कुछ लिमिटेशन के बारे में बताया गया था और इसी वजह से नेवी अभी इसी क्लास की एक और एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाना नहीं चाहता है। नॉर्मली INS विक्रांत की बात करें तो ये लगभग 45,000 टन क्लास की एक एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, जो कि कुल मिलाकर 40 के आसपास एयरक्राफ्ट को कैरी कर सकता है, जिसमें से लगभग 26 के आसपास MiG-29 एयरक्राफ्ट होने वाले हैं और बाकी हेलीकॉप्टर्स होने वाले हैं। पर इसमें कैटapult बेस्ड लॉन्च सिस्टम को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, जो कि इसकी एक डिजाइन लिमिटेशन है। और बिना कैटapult सिस्टम के हम इससे ज्यादा बड़े एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। जबकि यूनाइटेड स्टेट की एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो ये आसानी से E-2C हॉकाई जैसे एवेक्स को भी लॉन्च कर देते हैं और इसी वजह से INS विक्रमादित्य में या फिर INS विक्रांत से भी आने वाले वक्त में रोटरी विंग एवेक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और वैसे भी स्कीजम कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर से जब किसी भी एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराया जाता है फिर लैंडिंग कराया जाता है तो इस दौरान इसकी एयरफ्रेम के ऊपर काफी लोड पड़ता है और ये अपनी ऑप्टिमल लोड के साथ भी टेक ऑफ नहीं कर पाते हैं। पर कैटapult बेस्ड सिस्टम से कोई भी एयरक्राफ्ट अपने फुल लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इसी वजह से नेवी की तरफ से अभी एक बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें विक्रांत के मुकाबले ज्यादा एयरक्राफ्ट को कैरी करने के अलावा इसमें ईमेल सिस्टम जैसे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया जाए, जिससे हम आगे चल के किसी भी प्रकार के एयरक्राफ्ट को इससे ऑपरेट कर पाएंगे और इससे हमको आगे चल के काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है। अगला अपडेट लेजर वेपन सिस्टम को लेके है। अब जब भी कहीं पर भी नेक्स्ट जनरेशन वेपन के बारे में जिक्र किया जाता है, वहीं पर सबसे पहले हमारे दिमाग में लेजर वेपन का ख्याल आता है और अभी कई देशों की तरफ से इस तरीके की सिस्टम को पहले से ही डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। हमारे DRDO की तरफ से भी इस तरीके की सिस्टम को टेस्ट किया जा चुका है, जिसको डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी कहा जाता है। यूएस की तरफ से तो काफी पहले से ही ऐसे सिस्टम को डेवलप करके टेस्ट करना शुरू कर दिया गया था और अभी तक इसकी लैंड बेस्ड सिस्टम को और सी बेस्ड वेरिएंट को टेस्ट किया जा चुका है और इनको मेनली छोटे साइज की ड्रोन्स, UAVs या फिर इसी तरीके की थ्रेट को डिटेक्ट करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए शुरुआत में डेवलप किया गया था। लेकिन अभी धीरे धीरे इनकी ताकत को और बढ़ाया जा रहा है और अभी हेलीकॉप्टर्स और यहाँ तक कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स को भी मार गिराने के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। इसी बीच यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की तरफ से भी एक सेपरेट प्रोग्राम के अंदर अपनी एक लेजर बेस्ड वेपन सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया गया है, जिसको मेनली एयरक्राफ्ट्स में एक डिफेंसिव सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा या फिर यूं कहें कि इसको काउंटर मेजर सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि दुश्मन की तरफ से किसी भी एयरक्राफ्ट के ऊपर फायर किए गए मिसाइल सिस्टम को इंटरसेप्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की तरफ से इसकी पहली प्रोटोटाइप को 2024 तक टेस्टिंग करना शुरू किया जाएगा और बताया गया कि ऐसा सिस्टम 2035 तक यूएस एयरफोर्स अपने सभी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने वाला है, जो कि इसको नेक्स्ट जनरेशन के डिफेंसिव शील्ड देने वाले हैं।
अब हालांकि ये सुनने को अच्छा लगता है कि किसी भी एयरक्राफ्ट में लेजर वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इसको इतना कॉम्पैक्ट कैसे बनाया जाएगा ताकि इसको किसी फाइटर जेट में कैरी किया जा सके। क्योंकि अभी तक ऐसे जितने भी सिस्टम बनाए गए हैं उन सभी को या तो किसी ग्राउंड बेस्ड व्हीकल से ऑपरेट किया जाता है या फिर किसी बड़े नेवल वेसल से ऑपरेट किया जाता है। और एक बार को अगर इनको कॉम्पैक्ट बना दिया जाता है, लेकिन इसके बैकग्राउंड में इनको सफिशिएंट पावर देने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो काफी मैसिव होता है। और अभी तक ऐसे सिस्टम को डेवलप करने में ये सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को लेके। आप सभी को पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से काफी बड़ी मात्रा में रशियन ऑरिजिन Mi-17 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी हमारे पास लगभग 150 Mi-17 हेलीकॉप्टर मौजूद है जिनको अभी अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। अब ये कोई बहुत बड़ी अपग्रेड तो नहीं होने वाली है, लेकिन अभी इसमें जो एविएशन क्लॉक है उसको अभी इंडियन सिस्टम से रिप्लेस करने का फैसला किया गया है। करंटली हमारे Mi-17 हेलीकॉप्टर्स में जो एविएशन क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है वो स्विस ओरिजिन है, जिसको तोमेन एयरक्राफ्ट्स की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है। और ये ग्लोबल एरोस्पेस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, लेकिन अभी इसको इंडियन सिस्टम से रिप्लेस करने का प्लान किया गया है। इन सभी हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड करने के लिए अभी इंडियन एयरफोर्स की नंबर 3 बेस रिपेयर डिपो को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो कि फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 फ्लीट की रिपेयर, मेंटेनेंस या फिर ओवरऑल का काम कर रही है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स में, हेलीकॉप्टर्स में ऐसे कई छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनको अलग अलग देश से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अब इन सभी सिस्टम को भारत में ही बनाने का फैसला किया जा रहा है। और इसके लिए अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने तरफ से कोशिश करने के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर कंपनियों से भी मदद लेने की कोशिश किया जा रहा है। उनको भी ऐसे सिस्टम को अपने तरीके से डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडियन सब सिस्टम को हम भारत में ही डेवलप कर सके या मैन्युफैक्चर कर सके और आगे चल के हमारे एयरक्राफ्ट्स में या हेलीकॉप्टर्स में मैक्सिमम इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सके। अगला अपडेट माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट को लेके है। जिस तरीके से नेवी की तरफ से समंदर में बिछाए गए माइंस को डिटेक्ट करने के लिए और डिस्ट्रॉय करने के लिए माइन स्वीपर वेसल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक वैसे ही मिट्टी में छुपाए गए माइंस को या लैंड माइंस को डिटेक्ट करने के लिए या फिर जिस एरिया के अंदर माइन को बिछा गया था उसको मार्क करने के लिए VML की तरफ से एक मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट या व्हीकल को डेवलप किया गया है। पहले इनको मैनुअली मार्क करना होता था जिसमें काफी वक्त लगता था, लेकिन अभी इनको मशीन की मदद से किया जा सकता है। इन सिस्टम को अभी DRDO की तरफ से डेवलप किया गया था, जिसमें DRDO की तरफ से VML की तत्रा 6x6 ट्रक का इस्तेमाल किया गया था। और अभी इनको आगे चल के VML की तरफ से बनाया जाने वाला है। इसका अभी तक कोई ऑफिशियल नाम रखा नहीं गया है, लेकिन इसको अभी मैकेनिकल माइनफील्ड मार्किंग इक्विपमेंट कहा जा रहा है, जिसको शॉर्ट में MME MK2 वेरिएंट कहा जा रहा है। और इनसे अभी काफी जल्दी माइनफील्ड को मार्क किया जा सकता है। इसमें काफी कम और मिनिमल ह्यूमन एफर्ट का जरूरत पड़ता है और 1 घंटे के अंदर ये लगभग 1.2 किलोमीटर की फेंसिंग कर सकता है। और ये हर 15 मीटर के डिस्टेंस में बाय डिफॉल्ट एक पिलर को प्लेस करता है, लेकिन इसको ऑपरेटर चाहे तो ऊपर नीचे कर सकता है और 10 मीटर से लेके 35 मीटर के डिस्टेंस में एक पिलर को या पिकेट को लगाया जा सकता है। इसमें एक ही बार में लगभग 500 पिकेट कैरी किए जा सकते हैं और लगभग 15 किलोमीटर लंबी रस्सी इसमें कैरी किया जा सकता है, जिसको मार्किंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। इनको अभी मेनली डेजर्ट और सेमी डेजर्ट कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि इनको मेनली हम राजस्थान और पंजाब सेक्टर में ऑपरेट करने वाले और इसी रीजन में ही हमको माइन बिछाने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ये नॉर्मली एंटी टैंक माइन से होने वाली है और दुश्मन की टैंक की मूवमेंट इसी रीजन से सबसे ज्यादा होने की उम्मीद किया जा सकता है। और सेम लॉजिक लगभग इन्फेंटिव यूनिट के ऊपर भी लागू होता है। अगला अपडेट भारत और चाइना को लेके। रिसेंटली आपको पता होगा कि चाइना की तरफ से तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में हैवी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा था, लेकिन अभी मीडिया रिपोर्ट से पता लगा है कि चाइना की तरफ से भी तिब्बत ऑटोनोमस रीजन में असल में एक बहुत बड़ी वॉर एक्सरसाइज को भी कंडक्ट किया जा रहा था। अभी चाइना की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लगभग 100 किलोमीटर से लेके 250 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर अपने ट्रूप्स को परमानेंटली डिप्लॉय करके रखा जा रहा है। उनको साथ ही रेगुलर बेसिस पर रोटेट भी किया जा रहा है। चाइनीज मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 25 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर अभी अपने पोजीशन को चाइना मजबूत करने के लिए एडिशनल ट्रूप्स को परमानेंटली डिप्लॉय करने के साथ साथ परमानेंट स्ट्रक्चर को भी बनाना शुरू कर चुका है, जहां पर वो लोग अभी एमुनिशन डिपो से लेके हेलीपैड्स, एयरस्ट्रिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय कर रहे हैं। अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारत और चाइना के बीच कंप्लीट डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है और हॉट स्प्रिंग और गोगरा जैसे एरिया में अभी भी दोनों की तरफ से ट्रूप्स को डिप्लॉय करके रखा गया है। लेकिन जब इसके बारे में इंडियन आर्मी के चीफ से सवाल किया गया था तो उन्होंने ये बताया कि
इंडियन आर्मी की तरफ से अभी चाइना की हर एक मूवमेंट के ऊपर काफ़ी कड़ी निगरानी रखी जा रही है, लेकिन अभी चाइना जो भी डिप्लॉयमेंट वगैरह कर रहा है वो अपने डेप्थ एरिया में कर रहा है, और जो एक्सरसाइज चाइना कर रहा था अपने डेप्थ एरिया में कर रहा है, जो कि उनकी रेगुलर एक्सरसाइज है। और इस ट्रूप मूवमेंट को किसी ऑफेंसिव मूवमेंट के साथ जोड़ना सही नहीं होने वाला है, क्योंकि हम भी रेगुलर बेसिस पर ऐसे ऑपरेशन और एक्सरसाइज को करते रहते हैं, और हमारे तरफ से भी ट्रूप्स को सेम तरीके से रोटेट किया जाता है। अगला अपडेट F-16 को लेके है। यूएस मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूएस की तरफ से अभी F-16 फाइटर जेट का एक नया प्रोडक्शन यूनिट को कैलिफोर्निया की सदर्न पार्ट में सेटअप किया गया है। इसके पीछे वजह ये बताया गया कि अभी F-16 का डिमांड बढ़ने लगा है, और अभी यूनाइटेड स्टेट के पास F-16 की लगभग 128 यूनिट के लिए ऑर्डर भी प्लेस किए जाने की उम्मीद किया जा रहा है, जिनको आने वाले सालों के अंदर यूएस फॉरेन मिलिट्री सेल के अंदर अपने फ्रेंडली नेशन को सप्लाई करने वाला है। अभी टेक्सास में जो F-16 का प्रोडक्शन फैसिलिटी था उसको बंद कर दिया गया था, और वहां पर अभी F-35 को मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया गया था, लेकिन अभी जब F-16 को ऑर्डर मिलने की चांसेस थोड़े थोड़े बढ़ने लगे हैं, तो इसी वजह से अभी एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन को खोलने का फैसला किया जा रहा है, जहां पर F-16 की ब्लॉक 70 और ब्लॉक 72 वेरिएंट्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं हुआ कि ये जो 128 F-16 का ऑर्डर मिलने का बात किया जा रहा है, ये किस देश की तरफ से मिलने वाला है, या फिर किस देश की तरफ से फॉरेन मिलिट्री सेल के अंदर इनको खरीदने का फैसला किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए 2026 तक का डेडलाइन दिया गया है, और साथ ही इस नए फैसिलिटी से 2022 तक पहली एयरक्राफ्ट को रोल आउट किया जाएगा। F-16 की बात करें तो अभी ग्लोबली लगभग 25 से ज्यादा देश इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हो सकता है वो इसका रिपीट ऑर्डर करने वाले हैं, या फिर यहाँ पर भारत के MMRC टेंडर में इसको भारत को ऑफर करने के लिए यूएस अपनी प्रोडक्शन लाइन को दोबारा तैयार कर रहा है। क्योंकि अगर वो अपनी F-16 की प्रोडक्शन लाइन को पहले की तरह बंद करके रखता है तो इंडियन एयरफोर्स की टेंडर में F-16 या F-21 के लिए एक वीक पॉइंट साबित हो सकता है, या फिर ये सभी एयरक्राफ्ट यूएस अपने लिए ही खरीद सकता है। क्योंकि हाल ही में ही यूएस एयरफोर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट को इशू किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि वो भी एक मॉडर्न 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को अपने फोर्स में शामिल करने वाले हैं, जिसको उनकी F-16 फ्लीट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो जिस तरीके से यूएस एयरफोर्स की तरफ से अपनी F-15 फ्लीट को F-15EX से रिप्लेस करने का फैसला किया गया था, तो अपने पुराने हो रहे F-16 को नए F-16 से भी रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके पीछे एक मेजर कारण ये भी हो सकता है कि जो इनिशियल F-16 यूएस एयरफोर्स में शामिल किए गए थे उनको अभी के स्टैंडर्ड में अपग्रेड नहीं किया जा सकता, और उनकी एयरफ्रेम भी काफी पुरानी हो चुकी है और उनकी सर्विस लाइफ काफी खत्म हो चुकी है, तो उनको अपग्रेड करने से कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। और एक कंप्लीट 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को भी शुरू से डेवलप करने में उनको कम से कम 10 साल का वक्त भी लग सकता है, और इसी वजह से F-16 की वर्तमान की वेरिएंट को ही यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स में दोबारा से इंडक्ट करने का विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।